Hello dear students, this is Anjali Zahra. Welcome back to my channel. In today's class, I will be discussing with you the law of diminishing marginal utility. See, last class में हमने utility के बारे में discuss किया था. We have discussed about the concept of utility, then features of utility. We have also studied about the concept of cardinal utility and some of the assumptions of the cardinal utility analysis. और हमने total utility and marginal utility, then उसके बीच का relation, वो सब हमने study कर लिया था. और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में थोड़ा सा हमने स्टडी किया है, बट इन टुडेज क्लास विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल. आज की क्लास में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सी साइकोलॉजिकली द इंटेंसिटी ऑफ अ डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी टेंड्स टू डिक्रीज एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड. देखिए, जब भी किसी भी कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम की जाती है तो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाता है. तो अकॉर्डिंगली एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम इट प्रोवाइड लेस एंड लेस सेटिस्फैक्शन. तो जब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें सेटिस्फैक्शन कम मिलता है. सेटिस्फैक्शन जो मिलता है एडिशनल कमोडिटी से, वो यूनिट से, वो कम होता जाता है. तो इट मीन्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टेंड टू डिक्राइज एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम. तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है कमोडिटी की, जब हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो वो कम हो जाती है. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बताता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that as more and more units of a commodity are consumed, the satisfaction that we derive from successive unit goes on declining. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बताता है कि जैसे हम एक कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम करते हैं, राइट, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, हमें जो उस कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन मिलता है, सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यानी कि एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है. ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी हंग्री एंड यू गेट पिज़्ज़ा और सैंडविचेस टू ईट. आप बहुत भूखे हैं, आपको पिज़्ज़ा या सैंडविच मिलता है खाने के लिए. तो व्हेन यू कंज्यूम द फर्स्ट पीस ऑफ पिज़्ज़ा, जब आप पिज़्ज़ा का पहला पीस कंज्यूम करते हैं तो द सेटिस्फैक्शन दैट यू डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट पीस ऑफ पिज़्ज़ा वुड बी मैक्सिमम बिकॉज योर इंटेंसिटी ऑफ हंगर वुड बी मैक्सिमम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो जब आप पहला पीस पिज़्ज़ा कंज्यूम करेंगे तो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होगा वो कहीं ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि उस टाइम आपकी इंटेंसिटी ऑफ हंगर, भूख की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी. इसी तरीके से व्हेन यू कंज्यूम द सेकेंड पीस ऑफ पिज़्ज़ा you will derive lesser satisfaction from that piece of pizza because your intensity of hunger has been reduced. अब जब आपने सेकेंड पीस पिज़्ज़ा कंज्यूम किया तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ हंगर यानी भूख की जो फीलिंग है वो कम हो गई. क्यों? क्योंकि आप एक पीस पिज़्ज़ा का ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं. इसी तरीके से when you goes on consuming one more piece of pizza, you will again derive lesser satisfaction from that additional unit because your intensity of hunger has been reduced. और जब आप अगली यूनिट फिर से कंज्यूम करेंगे तो आपको जो उस यूनिट से या उस पीस से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो और कम हो जाएगा क्योंकि आप पहले 2 यूनिट्स या 2 पीसेस पिज़्ज़ा के कंज्यूम कर चुके हैं. तो यानी कि एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी द सेटिस्फैक्शन दैट यू डिराइव फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्लाइनिंग. जब आप किसी भी कमोडिटी के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं
उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। आप डे टू डे लाइफ में भी आप ये अप्लाई करके देख सकते हैं कि आप सपोज आप बहुत भूखे हैं और आपको कुछ खाने की ख्वाहिश होती है, जब आप उसका इनिशियल पीस या पहला यूनिट जब आपको खाते हैं तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब आप उसका दूसरा यूनिट खाते हैं तो सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम हो जाता है, तीसरे पे और कम, चौथे पे और कम, या पाँचवें हो सकता है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और आप कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मेरा मन भर गया। तो आप इसको डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, द सेटिस्फैक्शन दैट वी डिराइव फ्रॉम द एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो इसके हम कुछ अजम्पशंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अजम्पशंस और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के जो अजम्पशंस हैं ये सेम हैं। तो कुछ अजम्पशंस तो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, राइट। जैसे कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी या कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़, रैशनल कंज्यूमर, तो कुछ इस तरह के अजम्पशंस हमने डिस्कस कर लिए थे। और कुछ अजम्पशंस जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा रेलिवेंट है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अजम्पशंस। तो फर्स्ट अजम्पशन है फुल नॉलेज ऑफ द कमोडिटी। फुल नॉलेज ऑफ द कमोडिटी। पहला assumption है फुल नॉलेज ऑफ अ कमोडिटी। कंज्यूमर जो भी कमोडिटी कंज्यूम करना जा रहा है उसके बारे में उसको फुल नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड assumption है हमारा कंजम्पशन इज कॉन्टिन्यूअस। कंजम्पशन इज कॉन्टिन्यूअस। तो कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी शुड बी कॉन्टिन्यूअस। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि वन यूनिट इज कंज्यूम नाउ एंड अनदर टुमारो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक यूनिट अभी आपने कंज्यूम किया और अगली यूनिट आप कल कंज्यूम कर रहे हैं। कंजम्पशन आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तभी जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड करेगा, अदरवाइज ये होल्ड नहीं करेगा। थर्ड assumption is no change in price or income। कंज्यूमर के इनकम में या प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन फोर्थ इज कंज्यूमर्स taste and preference। Taste and preference should remain constant। Should remain constant। जब कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी कांस्टेंट रहना चाहिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इस केस में भी लॉ होल्ड नहीं करेगा। एंड फिफ्थ इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी, जिस भी कमोडिटी का वो कंजम्पशन कर रहा है उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए, उसका साइज़ स्टैंडर्ड होना चाहिए। सपोज अगर हम गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं तो एक उसका स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले एक रसगुल्ला दिया खाने को, उसके बाद आपने छोटा सा पीस तोड़ करके दे दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी तो और इंक्रीज हो जाएगी। तो साइज़ एक स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द अजम्पशंस। अब इसको हम एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं और इसका मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व भी हम प्लॉट कर लेते हैं, राइट। टेबल तो here we are taking commodity, suppose I am talking about the apples। ठीक है, उसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, here marginal utility of x। तो
फर्स्ट एप्पल पे हमें सपोज यूटिलिटी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी 20, सेकेंड 17 एंड थर्ड 12, फोर्थ पे सपोज मिल रही है 6 एंड फिफ्थ यूनिट पे 0 एंड 6 यूनिट पे -5। तो सपोज एक कंज्यूमर है जो एप्पल कंज्यूम कर रहा है, तो जब उसने पहला एप्पल कंज्यूम किया तो उसको मिलने वाली यूटिलिटी जो है उस एप्पल से कितनी है 20। जब सेकेंड यूनिट उस एप्पल का कंज्यूम किया तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी डिक्लाइन होके 17 हो गई। थर्ड यूनिट पे मार्जिन यूटिलिटी इज 12। इसी तरीके से फोर्थ यूनिट पे जो मार्जिन यूटिलिटी है वो 6 है, फिफ्थ पे मार्जिन यूटिलिटी 0 एंड उसके बाद अगर ही गोज ऑन कंज्यूमिंग बियॉन्ड दिस देन उसकी मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, इट विल बी -5। इसी को हम एक इसका डायग्राम बना लेते हैं, इसको प्लॉट कर लेते हैं। So on x-axis we are measuring the number of units of good x, and here we are measuring the marginal utility. Right. So 5 के डिफरेंस लेकर चलते हैं, 5, 10, 15, 20, 25. Here I am taking the number of units 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So at first unit the consumer is getting 20 units of marginal utility. His marginal utility is 20. First unit पे 20. Second he is getting 17 units of marginal utility. So 15, 16. So here we can plot. We can put a point. This is 17 and at third unit 12, 10, 12, 11, 12. So you can put a point here. At fourth unit he is getting 6 units of satisfaction. 5, 6. So 6 will be here. At fifth 0. Right. So we can join all these points. Yes. So this is our marginal utility curve, and if consumer goes beyond this point, that is if he start consuming beyond this point, so his marginal utility will be negative, right? At point 6 the marginal utility is -5. ठीक है, तो here marginal utility will be negative. Beyond this point marginal utility will be negative and this range is positive range. ये हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। सो नेक्स्ट करेंगे कॉजेज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, कॉजेज ऑफ रीज़न। उसके बाद हम एक्सेप्शन एंड लिमिटेशन करेंगे। कॉजेज और रीजंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। सो फर्स्ट रीजन है सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट। फर्स्ट रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का satisfaction of want. See, a particular want can be satisfied. A particular want is limited and it can be satisfied. It's not like that it cannot be satisfied. जो एक particular human being की जो want होती है वो satisfy होती है। कैसे? As a consumer consumes more and more unit of a commodity, he reaches at a point of satiety or at a point of maximum satisfaction. So when he reaches at a point of maximum satisfaction, he starts driving diminishing marginal utility.
जब कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को कंज्यूम करता है तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के पॉइंट पे पहुंच जाता है। जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसकी वांट जो है सेटिस्फाई हो जाती है और उसको डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी मिलने लगती है, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न और कॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। सेकेंड इज goods are not perfect substitute. See, goods are imperfect substitute, they are not perfect substitute. So one good cannot be substituted for one good cannot be always substituted for another good. एक गुड को हम हमेशा दूसरे गुड के लिए सब्सिट्यूट नहीं कर सकते हैं। One good can be substituted for another good up to certain limit. Beyond that limit, margin utility will start declining. किसी भी गुड को हम किसी दूसरे गुड के लिए एक सर्टेन लिमिट तक ही सब्सिट्यूट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं है। सपोज अगर हम टी और कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, अगर टी को कॉफ़ी की जगह सब्सिट्यूट कर रहे हैं या कॉफ़ी को टी की जगह, तो सपोज अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो गई, कॉफ़ी हमने सब्सिट्यूट करने स्टार्ट कर दिया, तो एक सर्टेन लिमिट तक ही हम उसको सब्सिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट सब्सिट्यूट तो नहीं है टी का। हो सकता है हमें टी भी पसंद है, हम प्राइस इंक्रीज हो जाने की वजह से कॉफ़ी कंज्यूम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक लिमिट के आने के बाद हमारी मार्जिन यूटिलिटी जो है कॉफ़ी से मिलने वाली वो कम होने लगी। क्यों? क्योंकि हमें टी की भी रिक्वायरमेंट होगी, राइट। कॉफ़ी जो है टी का परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं है, या टी जो है कॉफ़ी का परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं है। दे आर सब्सिट्यूट्स बट नॉट परफेक्ट सब्सिट्यूट। तो दिस इज ऑल्सो रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। नेक्स्ट इज लेस इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ additional quantities. When a consumer consumes a commodity, तो he uses the initial unit of a commodity in his priority sector. वो क्या करता है कि वो जो कमोडिटी की इनिशियल यूनिट्स होती है उसको जो उसके प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर वो यूटिलाइज़ करता है। उसके बाद अगर उसको एडिशनल यूनिट्स मिलती जा रही तब जो लेस इम्पॉर्टेंट उसकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर वो उसको यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क का जो यूज़ है, अगर घर में कोई इन्फेंट है तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या होगा उस इन्फेंट के लिए, उस छोटे बच्चे के लिए होगा। तो कंज्यूमर क्या करेगा, मिल्क को पहले इन्फेंट बच्चे को देगा क्योंकि वो उसका मेन सोर्स ऑफ फूड है, तो पहले उस बच्चे को देगा। उसके बाद अगर उसको एडिशनल यूनिट्स मिलती जा रही हैं तो वो दूसरी चीज़ों में उसे इस्तेमाल करेगा, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ विल डिस्कस द लिमिटेशन और exceptions of law of diminishing marginal utility. Limitation or exceptions. Limitation और exceptions जहाँ पर हमारा law of diminishing marginal utility होल्ड नहीं करेगा। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता है। नंबर 1 इज in case of drunkard. In case of drunkard, the law of diminishing marginal utility will not apply in case of drunkard. What happens that a drunkard consumes more and more unit, or he takes more and more peg of liquor. His desire to have more liquor increases. वो चाहता है कि और लिकर वो कंज्यूम करे। जैसे ज़्यादा पेग लिकर का वो कंज्यूम करता है तो वो चाहता है कि और पेग कंज्यूम करे, तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या है, डिक्लाइन नहीं करी, उसकी मार्जिन यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो इस केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी होल्ड नहीं करेगा। सेकेंड इज कलेक्शन ऑफ रेयर आर्टिकल्स of goods. In this case also law of diminishing marginal utility will not hold. कुछ लोगों को ये इंटरेस्ट होता है कि वो रेयर आर्टिकल्स को कलेक्ट करें। आई मीन देर आर पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग दी ओल्ड कॉइन्स, स्टैम्प्स। तो उस केस में क्या होता है कि वो जितना ज़्यादा स्टॉक कलेक्ट कर लेते हैं कॉइन्स का या फिर स्टैम्प्स का, तो उनकी मार्जिन यूटिलिटी इतनी बढ़ती जाती है, ठीक है, उनकी मार्जिन यूटिलिटी कम नहीं होती है। तो इस केस में भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी होल्ड नहीं करेगा। थर्ड, इन केस ऑफ मनी, तो in case of money also law of diminishing marginal utility will not apply, because the more you have it, your satisfaction, the more you have it, you want to have more unit of money because your satisfaction increases. जब आपको ज़्यादा मनी मिलने लगती है आप चाहते हैं कि और मनी हमारे पास है। जितना ज़्यादा आपके पास होता है उतना आप चाहते हैं कि आपके पास और मनी आ जाए।
सो दिस इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी केस और इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।